हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स पे फुल बुक रिवीजन करवा दीजिए बिकॉज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ के आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बार फुल बुक रिवीजन अगर मिल जाता है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है बच्चों के लिए। मैं पहले ही डाल दी थी, एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया है। माय फादर वाज नॉट वेल, तो उनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, बट ट्राई करेंगे अब थोड़ा रेगुलर वीडियोस डालने का। तो ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं गाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबका, जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में किया है, जो भी हमने फुल बुक रिविजन्स किए हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कोशिश किए हैं कि मैक्सिमम टॉपिक्स मैं उसमें कवर करूं। जितने मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जिनमें से आपके 70-80% क्वेश्चंस निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, वैसे तो 100% जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के कुछ और कंटेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिस्ट होता है ना, जो बेसिक आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, वो यही मेन टॉपिक्स हैं। अगर आपने समझ लिए कि ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके टॉपिक क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सबसे पहले देख लेते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है गाइस? बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम आज तक डिसिप्लिन डिसिप्लिन सीखते आ रहे हैं। पेरेंट्स बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, स्कूल जाते हैं टीचर्स बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो। तो डिसिप्लिन वर्ड तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक हमें पता भी है कि डिसिप्लिन होता क्या है, बट बीएड के कंटेक्स्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है, तो वो हम देख लेते हैं। द जेनेसिस ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन इज सपोज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्लिना, विच मीन्स मैनेजमेंट, रूल, एजुकेशन, प्रैक्टिस, टीचिंग एंड ट्रेंड कंडीशंस। ठीक है, कोई भी एक वर्ड में अगर आपको बता देना तो वो पॉसिबल नहीं है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। किसी चीज़ को ट्रेंड करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, किसी चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये सारी चीज़ आपके डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं। डिसिप्लिन इज़ अ मोड ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर चीज़ में, हम स्कूल में जाते हैं या हम घर में रहते हैं या कहीं भी हम किसी होटल में जाते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, हर जगह के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम फॉलो करते हैं, तो वो एज अ होल बन जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना कि आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना। It is gained through training in self-control. It implies a good understanding of right conduct. ज़रूरी नहीं है कि डिसिप्लिन हमें जब कोई देख रहा है तभी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और होता है ना, क्लास में जब तक टीचर है तब तक आप एक मेंटेन करते हो हर चीज़ को। जैसे ही टीचर बाहर गया और वो सब गायब, और रूल रेगुलेशन गायब, और वो सब, तो एक तरह से ये एक सेल्फ कंट्रोल है कि आपको चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, आपको राइट कंडक्ट को फॉलो करना है, राइट प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। और वो आता है अपने आप को कंट्रोल करना, कि आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है। वो सही मायने में डिसिप्लिन होता है और सही डिसिप्लिन होता है। According to Aristotle, a nation is not built by mountains and trees for withstanding, it is built by character of its citizen. कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल जी ने, कि जो नेशन है वो माउंटेन्स और ट्रीज से नहीं बना है, जो नेशन है वो उसके सिटीजन्स के करेक्टर से बना है। ठीक है, लोगों से। घर को भी हम बोलते हैं ना, घर दीवारों से नहीं बनता, जो उसके अंदर जो लोग रहते हैं, जो फैमिली है, वो एक घर को घर बनाती है। तो इसी तरह से कंट्री है, जो उसके सिटीजन्स हैं वो उसे एक बेहतरीन कंट्री बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स। अगर इस तरह के क्वेश्चन टाइप्स अगर आ जाता है तो आपको क्या लिखना है? बेसिकली 3 टाइप्स आपके इसमें दिए गए हैं: प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन और करेक्टिव डिसिप्लिन। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन क्या है? एस्टैब्लिश रूल्स, रेगुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
ठीक है, वो हमें बताए जाते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर्स हमें बताते हैं यहाँ की ये सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। आपका जो एल्मनैक है, जो आपकी स्कूल की डायरी होती है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। आपको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी है, आपको इस दिन ये पहनना है, आपको टाइम से स्कूल आना है, आपको क्लीनलीनेस रखना है। तो कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको बताए जाते हैं, जो आपको फॉलो करने हैं। तो वो क्या है, प्रिवेंटिव डिसिप्लिन है कि क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, आपसे क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करें। ठीक है, उसके बाद है सपोर्टिव डिसिप्लिन। ऑन द अदर हैंड अकर्स इन द केस ऑफ अ ट्रांसग्रेशन, इट इज़ यूजुअली अ वर्बल वार्निंग और सजेशन फॉर द करेक्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इन केस जब प्रिवेंटिव डिसिप्लिन बताने के बाद भी, होने के बाद भी, जब बच्चा कभी कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो भी हमारे सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो फिर सपोर्टिव डिसिप्लिन का रोल आता है कि आपको एक वार्निंग दी जाती है कि यू शुड नॉट डू दिस, ये आपके लिए सही नहीं है, आपको ये सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही काम करना है, जो आप काम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो आपको एक वार्निंग दी जाती है। ठीक है, तो वो हो गया सपोर्टिव डिसिप्लिन। उसके बाद करेक्टिव डिसिप्लिन क्या है कि जब प्रिवेंटिव डिसिप्लिन और सपोर्टिव डिसिप्लिन के बाद भी जो बच्चा है वो नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है आपकी बात को, तो फिर करेक्टिव डिसिप्लिन का रोल आ जाता है कि आप उससे फिर नेक्स्ट एक स्टेप लेंगे। आप सोचेंगे कि फिर किस तरह से उस बच्चे के बिहेवियर को हमें चेंज करना है कि जब बार बार वार्निंग देने के बाद भी बच्चा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, या किस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, आप उसकी रूट कॉज तक जाएंगे और उसको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। करेक्टिव डिसिप्लिन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड टू चेंज हिज और हर बिहेवियर आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एट सपोर्टिव डिसिप्लिन. It mostly refers to the consequences delivered following an infraction. ठीक है, बार बार आपके समझाने के बाद भी जब बच्चा नहीं सुन रहा है तो फिर आप करेक्टिव डिसिप्लिन पे आएंगे। आप उनके पेरेंट्स से बात करेंगे या जो भी हायर अथॉरिटी है उनसे बात करेंगे। तो जो भी आपको काउंसलिंग करना है बच्चे की, आप वो करेंगे, तो वो फिर आप कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हो गए। इनको आपको जो अगर सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आए और आपको पता ही ना हो कि उसमें लिखना क्या है। अगर आपको मतलब पता है, आपको कंटेक्स्ट पता है, आपको उसका रूट कॉज पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, उस कंसेप्ट की समझ है ना, तो आप इजीली उसको बना के लिख सकते हो। और टीचर को भी यही देखना है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। उसको कहानी नहीं पढ़नी है, टीचर को बैठ के पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। वो उसको जो है वो पॉइंट्स ढूंढेगा कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ 4 लाइनें लिख के आ जाओ, आपको एलेबरेट करके लिखना ही है। 16 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5-6 पेजेस एक्सपेक्ट करता है टीचर कि आप लिखें उसमें। ठीक है, इसको आपको एलेबरेट करके लिखना है। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ इसको थोड़ा एलेबरेट करके या फिर कुछ डेफिनेशंस लिख के दे सकते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखते हैं। एक ना इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, वो भी वीडियो जल्दी बनाएंगे। अभी आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, ये भी कभी कभी 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, या फिर किसी क्वेश्चन के 16 मार्क के क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ के दे दिया जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो इसमें क्या लिखेंगे, द बेस डिसिप्लिन ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, The base of discipline should be love, trust and goodwill, as fear or doubt should be based on is जो कहने का मतलब है कि जो हमारा एक अच्छा डिसिप्लिन है that should be based on love, trust and goodwill, और जो भी फियर से, जो डरा के डिसिप्लिन बिठाया जाता है ना, वो टेम्परेरी होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीचर क्लास में आई और सब लोग शांत हो गए, तो वो क्या है, वो एक डर है, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, जैसे टीचर बाहर गई, आपने फिर हो हल्ला शुरू कर दिया और आप डिसिप्लिन आपने सारा छोड़ दिया, तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो जो भी डर से एक डिसिप्लिन है वो टेम्परेरी है, लेकिन प्यार से, ट्रस्ट से, गुडविल से जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है वो ही सही डिसिप्लिन है। गुड डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। पनिशमेंट शुड नॉट बी यूज एज फार एज पॉसिबल। पनिशमेंट, पहले के ज़माने में तो बहुत पनिशमेंट दी जाती थी, आप लोग भी पता होगा, जब आप स्कूल्स में जाते थे तो यूजुअली पिटाई हो जाया करती थी बच्चों की। तो आजकल तो वो पॉसिबल नहीं है,
बहुत ही रेयर कहीं सुनने में आता है। तो पनिशमेंट शुड नॉट बी यूज्ड एज फार एज पॉसिबल, मेरे खुद के मायने में पनिशमेंट कम से कम यूज़ करना चाहिए। आप वार्निंग्स दे सकते हैं, आप दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, पर पनिशमेंट कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्रिएटिव वेज शुड बी यूज टू टीच, चिल्ड्रन शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप डिसिप्लिन का इम्पॉर्टेंस समझाएं बच्चों को कि क्यों ज़रूरी है ये फॉलो करना है, ठीक है, बट क्यों फॉलो करना है, ठीक है, वो फॉलो करके उनको क्या फ़ायदा है। आजकल बच्चे भी जब कोई चीज़ करते हैं तो वो पहले पूछते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा उस चीज़ से। तो यू शुड टेल देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो करके उनको लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनको क्या मिलेगा, उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट लिबर्टी एंड फैसिलिटीज़ शुड बी गिवन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एकेडमिक डिसिप्लिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 16 मार्क्स में आए, चाहे 8 मार्क्स में आए, चाहे 4 मार्क्स में आए, एकेडमिक डिसिप्लिन आता ही आता है। बहुत ही रेयर कभी होता है कि आपका ना आए, यूजुअली आता ही आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ के आना। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? एकेडमिक डिसिप्लिन आपका नॉर्मल डिसिप्लिन से थोड़ा अलग है। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब थोड़ा अलग है। डिसिप्लिन का मतलब है कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर डिसिप्लिन से मतलब उसका है। एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज़ टॉट एंड रिसर्च्ड एज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन. For example, branches of science are commonly referred to as the scientific disciplines. Example, physics, chemistry, computer science, etc. ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्टडी है जो कि यूजुअली हम पढ़ते हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, जब हम आफ्टर 10th पास कर लेते हैं उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो स्पेशलाइज्ड जो हमारी स्टडीज़ हो जाती है ना, जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो आपके एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाते हैं। जैसे कि ब्रांचेज ऑफ साइंस आर कॉमनली रेफर टू एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। ठीक है, हम बोलते हैं ना ग्रेजुएशन करो, कौन से डिसिप्लिन में कर रहे हो? ठीक है, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायोलॉजी में कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इट इज़ द सब्जेक्ट दैट वन टीचेज एंड रिसर्चेज एज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन. It is a branch of learning affiliated with an academic department within a university formulated for the advancement of research and scholarship and training of researchers. ठीक है, जो भी हम हायर एजुकेशन में, जब हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हम PhD करते हैं, तो किसी न किसी पार्ट में हम रिसर्च करते हैं स्कॉलरशिप के लिए या फिर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो जो भी हमारा डिसिप्लिन है, जो भी हमारी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसको हम बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली देखिए इतने इजी लैंग्वेज में ना आपको कहीं पर कोई समझाएगा नहीं। मेरा मकसद है कि इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूँ ताकि एकदम से आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। डिसिप्लिन अलग है, एकेडमिक डिसिप्लिन अलग है। एकेडमिक डिसिप्लिन आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड है, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी है वो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनको करेक्टरिस्टिक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं इनको याद करना है। देखिए एग्ज़ाम से पहले इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ें। ठीक है, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है तो आप चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद है या 1 हफ्ते बाद भी एग्ज़ाम है तो बहुत डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं होता। अगर आप ये मेन पॉइंट्स याद कर लें, उनका मतलब आपको समझ में आ गया है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में उनको एलेबरेट करके लिख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डिसिप्लिन्स हैव पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। जो भी डिसिप्लिन है, पहला कैरेक्टर क्या होगा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा रिसर्च का, कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आप फिज़िक्स में कर रहे हो तो फिज़िक्स में उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, केमिस्ट्री के आपके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बायोलॉजी के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, IT के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो भी आपका फील्ड है दैट हैव पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। Disciplines have a structure of accumulated specialist knowledge referring to their object of research. ठीक है, जो भी आपका डिसिप्लिन है दैट शुड हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ accumulated specialist knowledge referring to their object of research. जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उससे रिलेटेड ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी उस डिसिप्लिन में, उसी से रिलेटेड हम
हमारा जो भी करिकुलम है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा कंटेक्स्ट है, वो उसी से रिलेटेड होगा कि उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें. Disciplines have theories and concepts that can organize the accumulated specialist knowledge effectively. हर सब्जेक्ट की, हर स्पेशलाइज्ड फील्ड की कुछ अपनी कंसेप्ट्स होते हैं, अपनी थ्योरीज होती हैं, ऑर्गेनाइज होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है. ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं ये, इनको इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ही ईजी है. डिसिप्लिन्स यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और स्पेसिफिक लैंग्वेजेस एडजस्टेड टू द रिसर्च ऑब्जेक्ट. ठीक है, हर सब्जेक्ट में अलग अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं. ठीक है. डिसिप्लिन्स मस्ट हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्ट्स. उनके अपने रिसर्च मेथड्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर स्पेशलाइज्ड फील्ड के अपने स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स होते हैं. ऑल दिस क्राइटेरिया मे नॉट बी फुलफिल्ड बाय ऑल डिसिप्लिन्स, बट एन एकेडमिक डिसिप्लिन मस्ट बी एबल टू गैदर मोर नॉलेज. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों, हो सकता है किसी में एक दो चीज़ ना भी हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट मे फुलफिल बाय ऑल द डिसिप्लिन्स, बट जो अकेडमिक डिसिप्लिन है वो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज देगा उस फील्ड की. ठीक है, मेन आपका ऑब्जेक्टिव वही है कि एकेडमिक डिसिप्लिन की स्पेशलाइज स्टडी करोगे आप किसी अपने फील्ड की. ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए. अब आगे लिख लेते हैं डिसिप्लिनैरिटी. कभी कभी ये टर्म भी आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय disciplinarity. Disciplinarity refers to expertise in a discipline, including the understanding of methodology and capacity to obtain, analyze, and employ specialized knowledge. Most students should gain disciplinarity in this sense within their selected programs or concentrations. ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा डिसिप्लिन है, जब हम उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं, ठीक है, जब हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, उसकी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज़ में हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिनैरिटी. ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स शुड गेन डिसिप्लिनैरिटी इन दिस सेंस विद इन देयर सिलेक्टेड प्रोग्राम. जो भी हमारा सिलेक्टेड प्रोग्राम है उसमें हम डिसिप्लिनैरिटी हासिल कर लेते हैं. ठीक है, ये है मतलब इसका. उसके बाद देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन. ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन भी कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है. एकेडमिक डिसिप्लिन तो आता ही आता है, ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है. ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है? इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉय मिसकंडक्ट. It is a form of alternative dispute resolution that can be used to effectively resolve, reduce, or even eliminate workplace disputes like suspension or removal. ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हम पनिशमेंट देते थे, ट्रेडिशनल जो हम पेनल्टीज़ डालते थे, यूजुअली जो हमारे जो हमारे ऑफिस का, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर है, यूजुअली जब हम वर्कर्स कोई काम नहीं कर रहा है या जो भी बिहेव किया है, कुछ भी हुआ है, तो जो हम पेनल्टीज़ देते थे उसको अल्टरनेट है. ठीक है, उसकी जगह पे हम ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन लेकर आए हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. कोई भी झगड़ा है उसको हमें कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना है, कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालना है. ठीक है, यूजुअली हमें पेनलाइज नहीं करना है, पनिश नहीं करना है, कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकालना है. ठीक है, दैट कैन बी यूज टू इफेक्टिवली रिजॉल्व, रिड्यूस और इवन एलिमिनेट वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स लाइक सस्पेंशन और रिमूवल. ठीक है, यूजुअली जब कभी आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो सस्पेंड कर देते हैं हम, कभी कभी वर्कर्स को रिमूवल कर देते हैं. तो सस्पेंड ना कर करके हमें कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकालना है कि उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है, जिससे सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो. इसके क्या बेनिफिट्स हैं? लेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सुपरवाइज़र एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ठीक है, आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा. आप किसी को फायर कर रहे हैं, आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, जो भी पेनलाइज कर रहे हैं, तो उसका अगर आप कोई एक बेहतर ऑल्टरनेट निकालते हैं तो आपका जो रिलेशन है वो भी ख़राब नहीं होगा. एड्रेसेस द रियल पर्पज़ ऑफ डिसिप्लिन. आपका जो रियल पर्पज़ है वो आप समझा सकेंगे कि डिसिप्लिन का रियल पर्पज़ क्या है. ये नहीं कि कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो आप एकदम से उसको सस्पेंड कर देंगे. टाइम एंड रिसोर्स सेविंग है. ठीक है, आप किसी को सस्पेंड करते हैं, फिर आप कोई न्यू हायर करते हैं, तो इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. ठीक है, क्विकर क्लोजर है. क्विकर क्लोजर है कि आप जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे.
प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। आप उनको समझेंगे, आप उनको पेनलाइज नहीं करेंगे, कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे, तो नेचुरली एम्प्लॉय भी कंपनी के बारे में सोचेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। बेटर इमेज इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी एक बेटर इमेज बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब देख लेते हैं इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन क्या है? देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके डिसिप्लिन के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। ये क्लासरूम डिसिप्लिन हो गया, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन हो गया, बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखना है, घर में हो चाहे बाहर हो चाहे स्कूल में हो, तो आपकी हर चीज़ें डिसिप्लिन के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। तो सब चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर रखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? रीइंफोर्स डिज़ायरेबल बिहेवियर। जो भी बिहेवियर आप बच्चों से चाहते हैं उसको आप उसको इनकल्केट करने की कोशिश कीजिए, उसको प्रेज़ कीजिए। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, प्रेज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ से बच्चों को मोटिवेशन मिले। अवॉइड नैगिंग एंड मेकिंग थ्रेट्स। बात में थ्रेट देना बच्चों को, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट एंड इररिलेवेंट बिहेवियर। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के लिए बार बार बच्चों को टोकने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चों की अपनी एक इमेजिनेशन होती है, तो दे यूज़ टू डू सम दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कि अपने आप से बात करना या कुछ करना, तो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग अनलेस दे आर नॉट हार्मिंग देमसेल्व्स और एनीवन एल्स, ठीक है। सेट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट लिमिट्स, ठीक है। रीजनेबल लिमिट्स रखें, बच्चों को इतना ज़्यादा भी डिसिप्लिन ना कर दें कि बच्चे उस चीज़ में बंध जाएं, ठीक है। रीजनेबल लिमिट्स रखना ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज रूल्स, गिव टॉप प्रायोरिटी टू सेफ्टी देन टू करेक्टिंग बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बच्चों की सेफ्टी, ठीक है। इस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि बच्चे खुद को सेफ महसूस कर सकें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनको हार्म हो। नो एंड एक्सेप्ट एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो ये एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो वो अपने आप चीज़ों को सीख जाते हैं। बहुत जल्दी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर लेनी चाहिए कि एक बहुत ही छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। बच्चे जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते हैं तो वो अपने आप चीज़ों को समझने लगते हैं। तो यू शुड एक्सेप्ट द एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। डू नॉट कंपेयर, ऑलवेज गिव नेगेटिव कमेंट्स। बच्चों को कंपेयर करना और बार बार नेगेटिव कमेंट्स देना बहुत ही डीमोटिवेटिंग है बच्चों के लिए, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपके समझाने से चेंज में नहीं आ पा रहा है, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग एक बहुत ही आम चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट जो बहुत ही दूसरे किस्म के बच्चे होते हैं जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वही चाहते हैं। नॉर्मल भी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट की राय ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी है आपका, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ट्रांस डिसिप्लिनरी है। तो ये तीन आपकी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार भी शायद जो एमडीयू का पेपर हुआ था उसमें 16 मार्क का क्वेश्चन आया था और ये तीनों चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। तो ये 16 मार्क से क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि पूरी बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके। The word interdisciplinary can be broken into its parts. Inter, which means between. In Latin word जो है inter, उसका मतलब है between. And disciplinary, which is from the Latin disciplina, which means teaching or knowledge, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इंटरडिसिप्लिनरी, मैं आपको समझा देती हूँ कि डिसिप्लिन का मतलब आपको समझाया था। जो स्पेशलाइज स्टडीज़ है हमारी, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, उनको हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करके हम कोई एक नया चीज़ बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी और फिज़िक्स को हमने आपस में जोड़ दिया और एक नया सब्जेक्ट बना दिया बायोफिज़िक्स, तो वो क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। Interdisciplinarity or interdisciplinary studies involves the combination of 2 or more academic disciplines into one activity, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हमने कंबाइन करके एक नया सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाय क्रॉसिंग बाउंड्रीज एंड थिंकिंग अक्रॉस दैम, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है और जो दूसरा सब्जेक्ट है या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको कंबाइन करके हमने एक
बेहतर एक कोई नया सब्जेक्ट निकाला है जिससे हम बेहतर चीज़ों को समझ सकें, बेहतर रिसर्च कर सकें, बेहतर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। बेनिफिट्स क्या हैं आपके इंटरडिसिप्लिनरी के? इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स अनकवर प्री कंसेप्शंस। प्री कंसेप्शंस क्या है कि हम सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम दूसरे सब्जेक्ट के नज़रिए से भी चीज़ों को देखेंगे। जो हमारा प्री कंसेप्शन है कि ये तो इसी तरह से हो सकता है, तो वो थोड़ा सा उस दायरे से हम बाहर निकल के चीज़ों को सोचेंगे। Students cover topics in more depth because they are considering the many and varied perspectives from which a topic can be explored. ठीक है? Discover the value of integrating the study of various academic disciplines suited to their lifelong interests. ठीक है, हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके कोई ऐसा बेहतर डिसिप्लिन बनाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो उन दोनों सब्जेक्ट को हम कंपेयर करके उसमें आप कोई एक स्पेशलाइज्ड अपनी स्टडी कर सकते हो। स्टूडेंट्स आर हाईली मोटिवेटेड एज दे टेक मोर इंटरेस्ट इन नोइंग न्यू थिंग्स। ठीक है, कोई चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके कोई नई चीज़ आती है तो उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है कि कैसे वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लर्न क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू सम ऑफ टुडेज मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके थ्रू हम जो नई नई चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आर प्रिपेयर फॉर ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल स्टडी एंड फॉर कैरियर्स इन न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड्स। ठीक है, जब भी नए नए आपके कैरियर्स आ रहे हैं उसमें भी आप वहाँ पे भी आप फिर अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स हैं इंटरडिसिप्लिनरी के। मल्टीडिसिप्लिनरी देख लेते हैं। अ मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम इज़ वन इन विच अ सिंगल टॉपिक इज स्टडीड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट एक है, हमारा टॉपिक एक है, लेकिन उस सब्जेक्ट को हम, उस टॉपिक को हम या फिर उस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट डिसिप्लिन के एंगल से देखते हैं। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन consisting members with different professional backgrounds and skills that can compensate each other and work together toward the same direction to achieve the same goals. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है, तो पेशेंट को हमें ट्रीट करने के लिए जो भी हमारे डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट है वो अपने नज़रिए से पेशेंट को देखेगा, जो डाइटिशियन है वो अपने नज़रिए से पेशेंट को देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट है वो अपने नज़रिए से पेशेंट को देखेगा, लेकिन सबका मकसद क्या है, सबका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, तो जो भी आपके डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स हैं, वो एक साथ मिल के वर्क करते हैं किसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये आपका है मल्टीडिसिप्लिनरी। बेनिफिट्स क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी के? इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एबिलिटी। सब एक साथ मिल के कोलैबोरेट होके कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन एबिलिटी आपका इम्प्रूव होता है, कोलैबोरेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, पॉजिटिवली बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर कैरियर डेवलपमेंट है। डिफरेंट प्रोफेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर है, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट परस्पेक्टिव से आप देखते हैं चीज़ों को, रियल वर्ल्ड अप्रोच है। तो ये आपका मल्टीडिसिप्लिनरी है, बहुत ही ईजी है, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख देना। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ट्रांस डिसिप्लिनरिटी इज़ अ रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट क्रॉसेज मैनी डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज टू क्रिएट अ हॉलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है कि इट अप्लाइज टू रिसर्च एफर्ट्स फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स दैट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ 2 और मोर डिसिप्लिन। आपके 2 या 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन से, आप ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिसिप्लिन है आप बस उसी दायरे में उस चीज़ों को सोचेंगे। ये एक मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, मोर रियल वर्ल्ड का अप्रोच है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है कि आप हर एंगल से उस चीज़ को देख रहे हैं। आप सिर्फ अपने डिसिप्लिन से नहीं, आप रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उस नज़रिए से भी चीज़ को देख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स व्हाट इज़ बिटवीन द डिसिप्लिन्स, अक्रॉस द डिसिप्लिन्स एंड बियॉन्ड द डिसिप्लिन्स। A transdisciplinary approach refers to learning that is authentic and relevant to the real world. Real world context में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, इसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकली आप रियल वर्ल्ड में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड बाय ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स बट इज़ सपोर्टेड एंड एनरिच्ड बाय देम। जो आपका बुकिश नॉलेज है, जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको हेल्प करता है किस तरह से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, जो आपके 2-3 आपके डिसिप्लिन हैं, वो आप हर नज़रिए से उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस कंटेक्स्ट को आप देखेंगे और सिर्फ अपने बुकिश नॉलेज को ही नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल वर्ड्स में उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज रिसर्च एफर्ट्स कंडक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स working jointly to create new conceptual, theoretical, methodological and translational innovations that integrate and move beyond discipline specific approaches to address a common problem। ठीक है, जो भी आपके डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, जो भी आपके एजुकेशनिस्ट हैं, वो मिल करके सिर्फ अपने सब्जेक्ट के एंगल से ही नहीं, प्रैक्टिकल वर्ड और आपके जितने भी दूसरे आपके डिसिप्लिन्स हैं, सबको मिला के एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाते हैं कि किस तरह से हम किसी एक कॉमन प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोविड का जो वैक्सीनेशन आया था, तो उसके पीछे कितने सारे लोगों का हाथ होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो एक बायोलॉजी लैब में बैठ के वर्क कर रहा है सिर्फ उसी ने उसको डिस्कवर किया होगा। उसके देयर वर सो मैनी पीपल बिहाइंड इट। ठीक है, उसके पीछे आपके फिजिशियंस भी होंगे, कुछ आपके बायोलॉजी में वर्क करने वाले वर्कर्स भी होंगे, कुछ आपके केमिकल इंजीनियर्स भी होंगे। देयर आर सो मैनी पीपल बिहाइंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो सब मिल के उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाया होगा कि किस तरह से वर्क करेगा, अगर हम देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करके देखा होगा कि वो वर्क करता है या नहीं करता है। तो एक मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों अप्रोचेज़ आते हैं, तो आप तीनों अप्रोचेज़ के डेफिनेशंस, उनका थोड़ा एलेब्रेशन और उनका एक एग्जांपल अगर आप लिख कर आएंगे ना, तो ईजिली आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं टीचर एजुकेशन पे भी अभी फ़िलहाल क्वेश्चन आया था एक, आई थिंक कौन सा पेपर था मुझे याद नहीं। तो टीचर एजुकेशन पे भी क्वेश्चंस आपके यूजुअली आ जाते हैं। Teacher education is a program in which an individual is prepared for the different levels of education to become a teacher। टीचर एजुकेशन बेसिकली क्या है, जो आप लोग बीएड कर रहे हैं, कि आप किस तरह से एक बेहतर टीचर बन सकते हैं, किस तरह से हम एजुकेट करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, तो एक किस तरह से अपने अंदर हम एक चेंजेस लेकर आएँ, क्या अप्रोच लेकर आएँ कि हम एक बेहतरीन टीचर बन सकें। It is a program which contains policies and procedures designed to prepare prospective teachers with required skills, knowledge to undertake teaching related activities। ठीक है, क्या है ये? It is a program which contains कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे कि हम प्रिपेयर कर सकें आने वाले जो भी टीचर हैं, जो आप फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, उन प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को, उन पीपल्स को हम किस तरह से तैयार करें, क्या क्या स्किल्स हम उनमें डालें, क्या क्या नॉलेज हम उनको दें कि वो एक अच्छा टीचर बन सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस which give the ability to an individual to shoulder responsibilities of educational profession as its member come under teacher education। सीवी गुड जी ने क्या कहा था कि जितने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो विच गिव द एबिलिटी, जो एबिलिटी देते हैं एक इंडिविजुअल को कि वो एजुकेशन प्रोफेशन का भार अपने कंधों पे भी ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, एज इट्स मेंबर कम अंडर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है आपको सीवी गुड यही डेफिनेशन लिख के आने, बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं आपके बुक में, उसमें से भी जो आपको ईजी लगती है, जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, एक दो डेफिनेशन लिख के आओगे तो डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन की। नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सबसे पहले तो यही है कि टीचिंग और लर्निंग का नॉलेज, क्या पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ें, इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द चाइल्ड,
जिस भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, प्री प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक बिहेवियर, किस तरह का साइकोलॉजी क्या होता है बच्चों का, नॉलेज ऑफ द चाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आज के डेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टडीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है जितना कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट रह गया है, पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। बच्चों के लिए तो है ही कि आप किस तरह से स्टडीज़ भी जो आप करवा रहे हैं, जो सब्जेक्ट भी करवा रहे हैं, कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवा के किस तरह से आप इजीली बच्चों के दिमाग में टॉपिक को डाल सकते हैं। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस, ठीक है, किस तरह से गाइडेंस देना है आपको बच्चों को। नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरह से इवैल्यूएशन करना है। बेटर प्लान एजुकेशन कैसे करना है। प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये नहीं कि पर्टिकुलरली जो आप अपनी क्लास को पढ़ा रहे हो बस आपको उन्हीं में ध्यान देना है। टीचर को द टीचर शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी पूरा कंट्री के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है अभी एजुकेशन का, नॉट ओनली इंडिया, आप बाहर भी देखिए कि किस तरह से नए नए तरीके लाए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के। आप अप टू डेट रहेंगे तो आप बच्चों को भी बेहतरीन वो मेथड अपना के, आप कहीं अगर आप रिसर्च करते हैं दूसरे देशों में या दूसरे स्टेट्स में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो ये बच्चों के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है कि आप ईजिली कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेटर प्लान एजुकेशन हो गया आपका। नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस क्वालिटीज़ इन टीचर्स, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना। याद आप कर लेंगे, समझ में आपको आ गया, इनको आपको बस एलेबरेट करके लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर एजुकेशन का। टू डेवलप इन द टीचर्स द स्किल ऑफ लर्निंग एंड स्टडिंग द सिस्टम, द एक्टिविटीज़, द प्रिंसिपल एंड द थ्योरीज रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है। टीचर को आप इस तरह के स्किल्स टीचर्स के अंदर होने चाहिए कि वो सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। स्टडिंग द सिस्टम को अच्छे से समझ सकें, पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको समझ सकें, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज़ हैं टीचिंग की, वो सब उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। टू हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, to understand the aims and objectives of education, to guide the teacher in organizing co-curricular activities। देखिए जो आपके नीड और इम्पॉर्टेंस हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक थोड़े मिलते जुलते सिमिलर ही हैं। ये सिर्फ आपको देखना है कि आप किस तरह से उसको लिख कर आते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, बुक में भी देखोगे या कहीं कहीं भी पढ़ोगे, नीड एंड इम्पॉर्टेंस आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि टीचर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, टीचर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो इस तरह की वर्डिंग्स आपको यूज़ करनी रहती है ऑब्जेक्टिव्स में। आप देखिएगा वही चीज़ें हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे करना है, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के क्या है, पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए टीचर को। टू हेल्प, ये बेसिकली टीचर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है। टू हेल्प टीचर एजुकेशन, टीचर को एजुकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट टीचर को समझ में आनी चाहिए। टू ट्रेन अबाउट इवैल्यूएशन प्रोसेस, टू हेल्प द टीचर इन यूजिंग वेरियस टीचिंग एड्स, कैसे यूज़ करना है, लेसन प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बेसिक स्किल्स हैं जो कि होने ही चाहिए हर टीचर में, ठीक है। ये आ गए आपके कुछ मेन पॉइंट्स। अभी है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बहुत ही छोटा टॉपिक है, यूजुअली 16 मार्क्स में तो नहीं आता है, ज़्यादातर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है। टेक्स्ट बुक पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक कंटेनिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव कंपाइलेशन ऑफ कंटेंट इन ए ब्रांच ऑफ स्टडी विद द इंटेंशन ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। टेक्स्ट बुक क्या है, जो भी आपके बुक्स हैं, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आपकी जो भी बुक्स हैं वो क्या है, वो टेक्स्ट बुक हैं, जिसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है उसको आप पढ़ सको, जो भी सब्जेक्ट आप जो भी नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो वो नॉलेज आपको वो टेक्स्ट बुक दे रही है, ठीक है। वो चीज़ें आपको, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंसेप्ट आपको उस बुक में मिल रहे हैं, तो वो आपका टेक्स्ट बुक है।
इट कंटेन्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी। फिज़िक्स की बुक अलग है, केमिस्ट्री की बुक अलग है, आपकी बीएड की बुक्स अलग हैं, हर सब्जेक्ट की बुक्स अलग हैं। तो टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक कंटेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन ऑफ कंटेंट इन अ ब्रांच ऑफ स्टडी विद द इंटेंशन ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी ब्रांच ऑफ स्टडी है, वो आपको समझ में आ जाए, वो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। Textbooks are produced to meet the needs of educators, usually at educational institutions. Usually एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो रहती हैं, ताकि आपके जो नीड्स हैं उसको मीट कर सकें। ठीक है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है। A textbook contains selective and systematic knowledge. It is simple to be understood by intended learners. ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डनरी बुक एज इट कंबाइंस टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक एक इस तरीके से बनाई जाती है, इस ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई जाती है कि आपको एक टीचिंग लर्निंग टेक्निक आप उसमें रहती है कि किस चीज़ को आपको पहले पढ़ाना है, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ाना है। तो टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स भी उसमें रहती हैं। तो टेक्स्ट बुक कंटेन्स आपका, इट इज़ डिफर फ्रॉम एन ऑर्डनरी बुक एज इट कंबाइंस टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। यूजेस क्या हैं आपके टेक्स्ट बुक के? इट इज़ हेल्पफुल फॉर टीचर, इट इज़ हेल्पफुल फॉर pupils, it helps in self study, it providing logical and comprehensive material, ensuring uniformity of a good standard, provide base for both teacher and pupils। बस बेसिक, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसको मुझे नहीं लगता मुझे एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। इनको आप थोड़ा सा पढ़ के पॉइंट्स को रिमेंबर करके और इसको आप एलेबोरेट करके यूजुअली लिख सकते हो। 4 मार्क्स में आप इन चीज़ों को एलेबोरेट करके लिख देंगे तो यूजुअली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। क्राइटेरिया क्या है गुड टेक्स्ट बुक का? अचीविंग द पर्पज़ ऑफ टीचिंग, जो भी आपका पर्पज़ है पढ़ाने का वो पूरा होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए जो बुक है, कि बच्चों को समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद। क्लियर और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। मैं बीएड की बुक्स कभी कभी आपकी पढ़ती हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ी हैं, कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है ना उसमें कि मुझे मेरा जो मेन फोकस था ना ये बीएड चैनल स्टार्ट करने का, वो यही था। अब बुक्स पढ़ेंगे कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ों को दिया होता है कि मुझे लगता है यार कि जो हमारे आने वाले टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स बने, वो इसी में खो के रह जाएंगे। क्या पढ़ाना क्या चाहते हैं, क्या कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, सही है, बट थोड़ा सा इजी वे में होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सूटेबल लैंग्वेज होना चाहिए, वेल इलस्ट्रेटेड होना चाहिए, सिंपल, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो तो बिल्कुल भी नहीं है बुक्स, सॉरी टू से। फ्री फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि रियल नॉलेज है, अथेंटिक नॉलेज है, अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट तो होती नहीं है, रिवाइज होती नहीं है बुक। जो सदियों से बुक्स चली आ रही हैं बस वही चली आ रही है, वही बहुत सारी। एक बार मैंने आपकी लक्ष्मी पब्लिकेशन में कुछ मिस्टेक्स हैं, मैंने पब्लिशर को मेल भी किया कि ये आपने गलत लिखा है, इसको करेक्ट कीजिए। कोई वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। जो आपकी गलत प्रिंट हो रही हैं वही प्रिंट होती आ रही हैं। ठीक है, तो इट शुड बी इट शुड बी अप टू डेट। गुड टेक्स्ट बुक के ये आपके क्राइटेरिया हैं। खैर थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गए थे। गुड टेक्स्ट बुक के आपके ये क्राइटेरिया हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जो होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। वर्क बुक क्या है? अ बुक डिज़ाइन टू गाइड द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स बाय इंक्लूजन ऑफ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज एट्सेट्रा, और अ बुक इन विच अ रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड और प्लान। वर्क बुक क्या है? बेसिकली जिसमें आप वर्क करते हो, वर्क एक्सरसाइज करते हैं ना। बच्चों की भी जो हमारी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स अलग होती हैं और कुछ वर्कशीट्स देते हैं हम बच्चों को, या वर्क बुक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज होती हैं कि बच्चों को पढ़ के उसमें करना होता है, वर्क करना होता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो वो चीज़ें आपके वर्क बुक में आ जाएगी। और वर्क बुक दैट अलाउज द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस वट दे हैड लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से जो आपने लर्न किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम करके देखते हैं वर्क बुक्स में। इट्स यूजुअली इंक्लूड ग्रामर एक्सरसाइजेज, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटीज़, रीडिंग एंड राइटिंग वर्क जो आपका होता है वो यूजुअली वर्क बुक में होता है। ठीक है, यूजेस क्या हैं वर्क बुक के? ऑफन यूज्ड इन यंगर स्टूडेंट्स ईदर इन मिडल और एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, ज़्यादातर कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम यूजुअली वर्क बुक्स देते हैं करने के लिए।
सेल्फ स्टडी बच्चे कर सकते हैं, उनको करके आप उनको चेक करवा सकते हैं आपने सही किया है नहीं किया, कितना आपको समझ में आया है कितना नहीं आया है। स्मॉलर और लाइटर होते हैं, चीपर होते हैं, आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करते हैं, मिस्टेक्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी उसमें, जिसमें बच्चों को मज़ा आता है करने में, और यूजुअली वो फ़न एक्टिविटीज़ करके वो चीज़ों को सीखते हैं। असेसमेंट टूल है फॉर टीचर्स, टीचर को पता लगता है कि बच्चों को जो उसने पढ़ाया है कितना समझ में आया है, कहाँ पे गलती किया है, कहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हैं। तो ये था आपका पूरी बुक का जिस्ट। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। जल्दी हम एक नए बुक का पूरा रिवीजन लेके आएंगे, और कुछ हो सकता है टॉपिक्स, एक दो टॉपिक छूट भी गए उनका हम अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए इतना ज़्यादा इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे तो सुनने वाला भी बोर हो जाता है, और मेरा भी थोड़ा गला बैठ गया अभी। तो ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।